Good morning, dear students. Welcome to EGVA Physics classes. Myself, Yogendra Yadav. I will teach you about the meter bridge concept, conceptual question and numerical problem on meter bridge. Last classes we have discussed about the Wheatstone bridge, conceptual questions on Wheatstone bridge. So I will start next class and we will discuss about the meter bridge. Let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है, उसके अंदर एक कंडीशन हमने पढ़ी है और वो सिचुएशन अपने पास आती है P/Q इज इक्वल्स टू R/S और वो आती है IG इज इक्वल्स टू 0। जब करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर IG की वैल्यू 0, कोई भी डिफ्लेक्शन करंट शो नहीं करेगा, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर, देन P/Q इज इक्वल्स टू R/S। और अब हम बात करते हैं, हमने निकाला मीटर ब्रिज के अंदर कि R/S इज इक्वल्स टू L/100 माइनस का, ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है फॉर मीटर ब्रिज बाय नल मेथड। तो एक इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी और एक इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी। थोड़ा सा हम पीछे का बताते हैं। ये मीटर ब्रिज के लिए था ना, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए था और ये हमने पढ़ा था मीटर ब्रिज के लिए। ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ये कंसेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए और ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं मीटर ब्रिज के लिए। अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि मीटर ब्रिज है, उसका जो प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म होती है व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं और अपना पहला क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज हम इसके ऊपर ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो मीटर ब्रिज के एक्सप्रेशन के साथ पूछे जाते हैं पार्ट में डाल के, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो सीबीएसई के द्वारा पूछे गए। पहला क्वेश्चन कि व्हाई मीटर ब्रिज इज सो कॉल्ड मीटर ब्रिज। पहला क्वेश्चन अपने पास आता है कि व्हाई इट इज सो कॉल्ड मीटर ब्रिज, इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, या इसका दूसरा नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। दो कंसेप्ट अपने पास आते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहा जाता है। तो देखिए, हमने एक बात पढ़ी थी कि सबसे पहला कंसेप्ट अपने पास कि ये अपने पास वायर होती है AB वायर, या हमने माना था वहां पे AC वायर, जिसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। ये लेंथ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, किसके बराबर होगी 1 मीटर। तो इस कंसेप्ट को हम कहेंगे ड्यू टू लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर इज 1 मीटर। लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर कितनी है 1 मीटर, सो इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। क्या कहा जाता है इसको, मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज की बात करें तो हमने देखा है कि गैल्वेनोमीटर और उसके साथ क्या जोड़ते थे हम, जोकी। जोकी इस A पॉइंट से और C पॉइंट तक हम स्लाइड करते थे, इसके ऊपर रब करवाते थे। इसके ऊपर हम रब करवाने के बाद एक नल पॉइंट देखते थे जहां IG की वैल्यू क्या बन जाए 0। तो अगर हम बात करें जोकी इज स्लाइड ओवर द मीटर ब्रिज वायर टू फाइंड नल पॉइंट, किसको देखने के लिए, नल पॉइंट को देखने के लिए। सो इट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज, क्योंकि हमें नल पॉइंट देखने के लिए इस ब्रिज की जो वायर है
इसके ऊपर हमें चौकी को रब करवाना पड़ता है, स्लाइड करवाना पड़ता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या लिखा जाता है, स्लाइड वायर ब्रिज। अब हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये अपने पास पहले दो क्वेश्चन थे कि अगर इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है और इसको स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहा जाता है। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर हम बात करें मीटर ब्रिज की, तो मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है कि अगर इसके ऊपर इसकी जो वायर ऑफ ब्रिज है जो कितने की होती है 1 मीटर, इसलिए मीटर ब्रिज कह दिया। स्लाइड वायर, इसी वायर के ऊपर चौकी को क्या करवाते हैं बेटा, रब करवाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है हमारे पास स्लाइड वायर ब्रिज। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो ये वायर होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये वायर बनी होती है, ये बनी होती है कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की। जो अपने पास मीटर ब्रिज वायर होती है, मीटर ब्रिज वायर बनी होती है कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। ये दोनों आपके पास हमें पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि इनका यूज किसको बनाने के लिए किया जाता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। क्या बनाने के लिए यूज करते हैं इसका, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि सबसे पहला रीजन इसका होता है इट हैज हाई रेजिस्टिविटी। एक तो इसका कारण होता है इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, और दूसरा इसका रीजन होता है अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज स्मॉल, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, स्मॉल। दो रीजन होते हैं इसके, एक तो हाई रेजिस्टिविटी और दूसरा रीजन की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज स्मॉल। इसके कारण क्यों, क्योंकि कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाने से इसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू के ऊपर फिक्स रहता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में। और यहाँ पे मीटर ब्रिज की वायर के लिए तो दो रीजन होते हैं, एक तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई, और एक इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल होता है। टेम्परेचर के साथ ये वेरी नहीं करता है इनका रेजिस्टेंस, इसलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इनका, स्मॉल। तो 3 क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स में सीबीएसई ने बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, वो देखें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, व्हाई शुड वी गेट नल पॉइंट इन मिडिल ऑफ ए ब्रिज वायर। हमें ऐसा क्यों होता है कि हमें नल पॉइंट मिडिल वायर के बीच में ही मिलना जरूरी हो, या नल पॉइंट मिडिल के अंदर मिलने से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा अपने पास, और क्या जरूरी है कि नल पॉइंट हमें मिडिल के अंदर ही मिले। तो पहले मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम समझाता हूं आपको कि ये अपने पास एसी वायर थी, यहाँ आपके पास कॉपर स्ट्रिप्स थी ऐसे, ये भी आपके पास कॉपर स्ट्रिप्स थी ऐसे, यहाँ एक जोड़ते थे हम आर, यहाँ हम जोड़ते थे एस। ये कंडीशन पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये ईएमएफ। देखो बात करते हैं, ये वायर अपने पास 100 सेंटीमीटर की। सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मूला जो अपने पास होता था वो होता था R/S और L/100 का, ये मेन इक्वेशन हो। एक कंसेप्ट सुने ध्यान से कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव तब होगा जब इसके चारों रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड है वो नियरली इक्वल हो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर सेंसिटिव। क्या होगा, मोर सेंसिटिव। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं ये कंडीशन तो नहीं है कि नल पॉइंट अगर मिडिल में मिल जाए तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो, क्या हो, सबसे ज्यादा सेंसिटिव। और इसका प्रिंसिपल भी काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर। तो हम एक बार इसको देखते हैं किस तरीके से अपने पास आता है। तो एक बार देखें कि हमने जो एक कॉपर स्ट्रिप्स यहाँ पे जोड़ रखी है, ये और ये अपने पास क्या है भाई, कॉपर स्ट्रिप्स। जब हमने इसके अंदर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है इसकी, तो क्या हमने इन कॉपर स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंस को काउंट किया था, नहीं किया। तो इसका मतलब कॉपर स्ट्रिप्स का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है। हमें पता है इसकी रेजिस्टिविटी लो है, इसका रेजिस्टेंस लो है, लेकिन जीरो तो नहीं कह सकते, तो कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस जरूर है। दूसरा, यहां से लेके यहां तक की वायर कितनी है, 100 सेंटीमीटर, लेकिन कुछ वायर
इस हिस्से के साथ लिपटी हुई है और कुछ वायर इस हिस्से के साथ लिपटी हुई है। तो हमने सिर्फ रेजिस्टेंस कितने सेंटीमीटर का काउंट किया है 100। तो मान लो यहां से यहां तक का बच गया कुछ, यहां से लेकर यहां तक का। क्या इस वायर का रेजिस्टेंस हमने काउंट किया है? नहीं किया। क्या इस वायर का किया है? नहीं किया। क्या इस कॉपर स्ट्रिप्स का किया है? नहीं किया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एरर है अपनी रीडिंग में। ना तो हमने जो वायर थोड़ी सी भी इसको बांधे हुए इस कॉपर स्ट्रिप के साथ थोड़ी सी बंधी हुई है इसको भी काउंटेबल नहीं किया, इस कॉपर स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंस को भी काउंटेबल नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमारी मेजरमेंट में क्या है? एरर है। तो इसी एरर को, इस कॉपर स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंस को और इस जो फालतू वायर है अपने पास बढ़ी हुई वायर है जो इस कॉपर स्ट्रिप के साथ लिपटी हुई है, इसके जो रेजिस्टेंस है इसको बोला जाता है एंड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एंड रेजिस्टेंस। या इस एरर को नाम दिया जाता है एंड एरर। क्या नाम देते हैं इसको? एंड एरर। एंड एरर का मतलब यहाँ पे है कि हमने वो चीज जो वैल्यू के अंदर काउंटेबल नहीं है, कि हमने इनकी वैल्यू काउंटेबल ही नहीं की, लेकिन ये यहाँ पे प्रेजेंट जरूर है। क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है। कॉपर स्ट्रिप्स का भी रेजिस्टेंस है और जो बची हुई वायर इनका खुद का भी रेजिस्टेंस है, और इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया और इस रेजिस्टेंस को क्या नाम दे दिया? एंड रेजिस्टेंस या एंड एरर। देखें, और इसको डिनोट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इस एंड रेजिस्टेंस को डिनोट कर लेते हैं हम अल्फा से। किससे डिनोट कर लेते हैं? अल्फा से। सपोज दैट हम पहला कंसेप्ट निकालते हैं। अगर कुछ रेजिस्टेंस है वो अल्फा डिनोट कर दिया, तो एस में भी क्या डिनोट कर लिया? अल्फा। आर प्लस अल्फा एस प्लस अल्फा इज इक्वल टू एल बटा 100 माइनस का एल। ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई। एक बार देखते हैं, सबसे पहले जब ये कंडीशन अपने पास निकल के आती है, नल पॉइंट कहाँ चाहिए हमें? मिडिल में। तो टोटल कितनी लेंथ है? 100 सेंटीमीटर। तो किसकी बात कर ले हम? 50 के ऊपर। तो क्या बनेगा? आर प्लस अल्फा एस प्लस अल्फा 50 बटा 50 कैंसिल किसके बराबर आया? 1। और इसको लिख सकते हैं आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू एस प्लस अल्फा। इधर आ जाएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल और आर किसके बराबर आ गया? एस। तो एक कंसेप्ट हमें समझ में आया कि अगर मिड पॉइंट के ऊपर हमें बैलेंस पॉइंट मिलता है तो इसका मतलब आर किसके बराबर होगा? एस के। और जब आर और एस के बराबर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कहता है? पी बटा क्या इज इक्वल टू आर बटा एस। आर किसके बराबर है? एस के। तो 100% पी किसके बराबर होगा? क्यू। और जब पी क्यू आर और एस सेम मैग्नीट्यूड की रेजिस्टेंस हो तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा सेंसिटिव। और यहाँ देखें, जब आर किसके बराबर है? एस, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? कैंसिल आउट। तो बोलो क्या होगी यहाँ पे? कैंसिल आउट। इसका मतलब एंड एरर या एंड रेजिस्टेंस, इसका इफेक्ट बिल्कुल क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? इसका इफेक्ट जीरो। अब अपने पास जो रीडिंग आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आएगी, क्योंकि एंड रेजिस्टेंस या एंड एरर की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। और जब ये कंडीशन ओबे करता है R इज इक्वल टू एस, तब किसके ऊपर? L बराबर 50। और L बराबर 50 का मतलब कहां पे? मिडल में। इसलिए क्या कंडीशन आई कि नल पॉइंट हमें मिडल में क्यों चाहिए? क्योंकि एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन के ऊपर मीटर ब्रिज मोर सेंसिटिव। क्या होता है अपने पास? मोर सेंसिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मिडिल पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलेगा? इसका बल नल पॉइंट मिलेगा, बैलेंस पॉइंट मिलेगा, तो उस टाइम के ऊपर मीटर जो ब्रिज है उसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगी, जो हमने प्रूफ कर दी है। ये मेन फॉर्मूला R बटा एस इज इक्वल टू L बटा 100 माइनस L। सपोज दैट ये कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस हमने काउंटेबल नहीं लिया, इस वायर का रेजिस्टेंस भी जो बढ़ी हुई है इसका भी काउंटेबल नहीं है। इस रेजिस्टेंस को एंड रेजिस्टेंस एंड एरर के नाम से लिखा, इसको अल्फा नाम दे दिया। अल्फा अपने पास एंड रेजिस्टेंस कुछ एरर है, लेकिन यहाँ पे जब हमने कंसेप्ट लगा के देखा R प्लस अल्फा एस प्लस अल्फा L बटा 100 माइनस L, तो यहाँ पे L की वैल्यू 50 बटा 50 आई, क्योंकि नल पॉइंट 50 डिवाइड बाई 50 1, और यहाँ से निकाला R इज इक्वल टू एस। अल्फा क्या हो गया? कैंसिल आउट। इसका मतलब एंड एरर की वैल्यू क्या बन गई? जीरो। और एंड एरर की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी और ये मोर सेंसिटिव होगा। इसलिए हमें नल पॉइंट कहाँ मिलना चाहिए? मिडल के अंदर। तो दो रीजन हो गए। एट दिस स्टेज मीटर ब्रिज इज मोर सेंसिटिव एंड एरर रेजिस्टेंस बिकम वेरी स्मॉल।
क्या हो जाएगा, एंड रेजिस्टेंस क्या बनेगा, वेरी स्मॉल। इसलिए हमें मिड पॉइंट के अंदर मिडिल पॉइंट है वो ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए ताकि हमारी रीडिंग क्या हो, अच्छे से अच्छे रीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वाई आर कनेक्टिंग रजिस्टर, वाई आर कनेक्टिंग रजिस्टर इन मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज के अंदर जो कनेक्टिंग रजिस्टर है मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स, किसके बनाए जाते हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो हमने देखा था ये कंडीशन कि ऐसे वायर है एसी 100 सेंटीमीटर, ये कॉपर स्ट्रिप्स यहाँ पे बनाई थी जो रजिस्टर्स को कनेक्ट किए हुए थी आर और एस को। ये कहता है कि थिक बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। तो एक बात हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल बटा, ये वैल्यू अपने पास आई। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ए लार्ज, तो आर क्या होगा, स्मॉल, आर बोलो क्या होगा, स्मॉल। क्योंकि ये स्ट्रिप्स, कॉपर स्ट्रिप्स जो हैं ये अगर थिक बनाएंगे तो ए लार्ज होगा तो आपके पास आर क्या होगा, स्मॉल। और कॉपर स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया था, एंड रेजिस्टेंस, या हमने नाम दिया था एंड एरर। क्या नाम दिया था, एंड एरर। तो अगर अपने पास आर स्मॉल है तो एंड रेजिस्टेंस स्मॉल होगा, या एंड एरर की वैल्यू अल्फा क्या हो जाएगा, स्मॉल। और अल्फा अगर स्मॉल होगा तो क्या इंक्रीज करेगी, सेंसिटिविटी। क्या इंक्रीज करेगी, सेंसिटिविटी। क्योंकि एरर सबसे कम आएगा, तो एरर कम आएगा तो इसका मतलब रीडिंग अपनी क्या आएगी, एग्जैक्ट आएगी, और उसको क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी अपनी क्या करेगी, इंक्रीज। तो इसलिए थिक कॉपर स्ट्रिप्स बनाएंगे तो एरिया लार्ज, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल। रेजिस्टेंस अगर स्मॉल होगा तो कॉपर स्ट्रिप्स का जो रेजिस्टेंस था वो एंड रेजिस्टेंस कहलाता था, और एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने पास, स्मॉल, और जिसके कारण अपनी सेंसिटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज। इसलिए कॉपर स्ट्रिप्स से वो थिक बनाई जाती हैं इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर। व्हाट इज एंड एरर इन मीटर ब्रिज एंड हाउ इट इज रिमूव। तो पढ़ चुके हैं हम कि एंड एरर क्या होता है और कैसे हम इसको रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडीशन अपने पास, पहली कंडीशन अपने पास है कि एंड एरर आप किसे कहते हैं, व्हेन ends of wire do not coincide with 0 or 100 marks of meters के। दूसरा हम बात करें परसेंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, परसेंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कैन नॉट बी काउंटेड। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एंड एरर रियल में क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था ये सिचुएशन एसी वायर है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये कॉपर स्ट्रिप्स अपने पास है ऐसे। तो कुछ वायर बिल्कुल छोटी सी यहाँ फालतू लिपटी हुई होती है, थोड़ी सी वायर ही सैंड की लिपटी हुई होती है। तो पहला कंडीशन, और अपना मार्क होता है वो 0 से 100 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। तो देखो यहाँ से काउंट और यहाँ तक तो 100 सेंटीमीटर नहीं है, ये तो क्या है ज्यादा। तो क्या लिखा है, व्हेन एंड्स ऑफ वायर डू नॉट कोइंसाइड। तो देखो ये एंड 0 के साथ कोइंसाइड नहीं है क्योंकि यहाँ से काउंट है, और ये एंड किसके साथ कोइंसाइड नहीं है, 100 के साथ कोइंसाइड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फालतू वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, एंड रेजिस्टेंस और एंड एरर। दूसरा परसेंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट कौन थे, कौन जोड़ रहा था रेजिस्टेंस को, कौन पकड़े हुए थे, कॉपर स्ट्रिप्स।
इनके रेजिस्टेंस को भी हमने काउंट नहीं किया है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्टैक्ट, परसेंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कैन नॉट बी काउंटेड, इसको काउंट नहीं किया, तो ये भी क्या कहलाता है अपने पास है एंड रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये है कि कॉपर स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंस को और जो वायर थोड़ी सी फालतू है 100 सेंटीमीटर से दोनों साइड, उसके रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे एंड एरर। हाउ इट इज रिमूव, तो इसका एक मेथड है बाय रिमूव का, बाय इंटरचेंज पोजीशन ऑफ रेजिस्टेंस R एंड S। इसका एक ही कारण है और बाय इंटरचेंज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि बाय इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ रेजिस्टेंस R एंड S, R की जगह S यूज कर लें और S की जगह क्या यूज कर लें R, तो हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये अपने पास था एंड एरर इन ए मीटर ब्रिज एंड हाउ इट इज रिमूव, और कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं वो सिचुएशन। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट में किया था कि इफ पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर चेंज then what effect on बैलेंस पॉइंट, क्या इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस पॉइंट के ऊपर। तो हम एक बात पढ़ चुके हैं कि बैलेंस पॉइंट के ऊपर अपने पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया था किसके अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज में, और हमने प्रूफ करके भी दिखाया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर हम क्या करें, सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने प्रूफ करके दिखाया था अगर सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो बैलेंस पॉइंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि ये किसके कंसेप्ट पे काम करता है, प्रिंसिपल पे, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। इसलिए अगर पोजीशन ऑफ सेल्स एंड पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज क्या कर दी जाए, इंटरचेंज कर दी जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर हम कह सकते हैं इंटरचेंज, क्या कर दी जाए, इंटरचेंज। देन व्हाट इफेक्ट ऑन बैलेंस पॉइंट, तो याद रखना इसका आंसर क्या रहेगा, रिमेन सेम। क्या आंसर रहेगा इसका, रिमेन सेम, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमने प्रूफ करके दिखाया था कि पोजीशन ऑफ सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज करने से बैलेंस पॉइंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, व्हाई मीटर ब्रिज इज अनस्टेबल। मीटर ब्रिज अनस्टेबल होता है फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ वेरी लो एंड वेरी हाई रेजिस्टेंस। कि हम मीटर ब्रिज का यूज नहीं करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस को मापने के लिए और ना बहुत ज़्यादा छोटे रेजिस्टेंस को मापने। क्या कंसेप्ट होता है वो ध्यान से देखें। अगर मैं बहुत छोटे रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है, ना बहुत छोटे के लिए ना बहुत बड़े के लिए, तो इसका यूज किया जाता है मॉडरेट रेजिस्टेंस मापने के लिए। तो जो आपके पास मीटर ब्रिज है इसका यूज करते हैं मॉडरेट रेजिस्टेंस मापने के लिए। तो एक कंसेप्ट लेके चलते हैं, R/S इज इक्वल टू L/100 - L, ये इक्वेशन होती है अपने पास। मेन इक्वेशन ये है, अगर सपोज दैट अल्फा हमने मान रखा क्या होता है, एंड एरर, क्या होता है, एंड कुछ एंड एरर आपके पास है अल्फा, तो क्या लिखूंगा, R+α S+α, और सपोज दैट L में थोड़ी देर के लिए मान लूं 50 सेंटीमीटर, तो 50/50 अपने पास ये वैल्यू आएगी। कितनी आ गई अपने पास, ये कंसेप्ट अपने पास निकल के आ गया। अगर देखें हम यहाँ से सबसे पहले कंडीशन निकाल के लो रेजिस्टेंस, तो सपोज दैट R को मैंने माना 2 ओम और अल्फा को मैंने माना 1 ओम, एंड रेजिस्टेंस मैंने मान लिया 1 ओम। और लो रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या किया कि लो रेजिस्टेंस मापना है तो बाकी रेजिस्टेंस भी हमें सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या लेने पड़ेंगे, लो। तो R भी हमने क्या ले लिया, छोटा रेजिस्टेंस, और एंड एरर तो स्मॉल होता ही है इसलिए इसको भी हमने छोटा माना, वो कितना माना, 1 ओम।
क्योंकि वेरी लो रेजिस्टेंस को मापने के लिए इसकी कंडीशन होती है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है, जब सारे रेजिस्टेंस नियरली इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। तो मापेंगे छोटे रेजिस्टेंस को, तो जो हम ले रहे हैं आर रेजिस्टेंस वो भी क्या होना चाहिए, छोटा। इसलिए हमने आर को भी क्या लिया, हमने स्मॉल। तो आर भी कितने का ले लिया, 2 ओम। अल्फा कितने का ले लिया, 1 ओम। तो वैल्यू पुट करते हैं एक बार। तो वैल्यू पुट करने के बाद आर की वैल्यू कितनी, 2, अल्फा की वैल्यू कितनी, 1, एस हमें निकालना है, अल्फा की वैल्यू 1, 1 कितना आ जाएगा अपने पास, s + 1 = 3 और s की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 2 ओम। देखो हम पढ़ चुके थे कि मिडिल पॉइंट के ऊपर बैलेंस पॉइंट आए तो r किसके बराबर होगा, s, और s की वैल्यू कितनी आई, 2 ओम। एक चीज देखना आप यहाँ से, s की वैल्यू 2 ओम यहाँ से आई है और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, कंपेरेबल। बोलो क्या है, कंपेरेबल। जो रेजिस्टेंस हम निकालना चाह रहे हैं वो भी, और जो अपने पास एंड एरर है वो, दोनों की वैल्यू क्या है, कंपेरेबल। इसका मतलब हम अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अल्फा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो अल्फा रियल में क्या है, एरर, और एरर है तो अपनी रीडिंग एग्जैक्ट नहीं है, और एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है तो इसका मतलब हम एग्जैक्ट रीडिंग नहीं माप सकते, तो इसका मतलब रीडिंग गलत है। तो वेरी लो रेजिस्टेंस को इसके द्वारा नहीं मापा जा सकता है। तो कंसेप्ट यही लगा है, R/L/100 - L, एंड एरर क्या माना, अल्फा। अल्फा इसके साथ जोड़ा, सपोज दैट L कितनी मान ली, 50 सेंटीमीटर, और स्मॉल रेजिस्टेंस मेजर करना है तो इसका सेंसिटिविटी मेथड कहता है कि चारों रेजिस्टेंस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो या नल पॉइंट मिडल में हो तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होता है। तो हमने क्या माना, इस कंडीशन के ऊपर आर को भी स्मॉल ले लिया और अल्फा 1 लिया, तो एस किसके बराबर आया, 2। तो इसका मतलब वेरी लो रेजिस्टेंस को अगर जब भी हम मापेंगे तो वो रेजिस्टेंस कंपेरेबल होगा किसके, एंड एरर रेजिस्टेंस के, और उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम वेरी लो रेजिस्टेंस को कभी भी इसके द्वारा नहीं माप सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट कहता है वेरी हाई रेजिस्टेंस, और वेरी हाई लेंगे तो सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे, हाई। तो P, Q, R एंड S सारे रेजिस्टेंस हैं वो हमें क्या लेने पड़ेंगे, सभी रेजिस्टेंस हमें यहाँ से हाई रेजिस्टेंस लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, हाई रेजिस्टेंस। और सभी रेजिस्टेंस हाई लेंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और जब करंट घटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आ पाएगी। तो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी तो उसमें भी क्या आएगा अपने पास, एरर। इसलिए हम वेरी हाई रेजिस्टेंस को भी नहीं माप सकते हैं और वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर वेरी हाई लिया तो चारों रेजिस्टेंस हाई लेने पड़ेंगे। हाई रेजिस्टेंस के लिए गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, उससे करंट की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, और स्मॉल वैल्यू के ऊपर इट डज नॉट डिटेक्ट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट एंड इट सो द एरर, क्या शो करेगा, एरर। इसलिए वेरी हाई रेजिस्टेंस को भी नहीं माप सकते, और यहाँ पे वेरी लो रेजिस्टेंस को। तो इसके द्वारा किसको मापा जाता है, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस मापा जाता है वो कैसा रेजिस्टेंस होता है, मॉडरेट। कैसा होता है, मॉडरेट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई मीटर ब्रिज वायर हैज यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मीटर ब्रिज वायर का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या। तो हमने कंसेप्ट देखा था, आर बी रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर सेंटीमीटर। आर क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर सेंटीमीटर। तो इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम इसके ऊपर जोकी को रब करवाएंगे इस वायर के ऊपर, तो प्रत्येक सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं होगा और डिफरेंट हो जाएगा तो अपने पास एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी। तो अगर अपने पास यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ पर सेंटीमीटर ऑफ वायर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट। अगर हम बात करें पर सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है अपने पास उस वायर का, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। पर सेंटीमीटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेंथ। जैसे अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा।
जिससे अपने पास एक्चुअल रीडिंग नहीं आ पाएगी। हमें क्या रखना है, इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसके कारण जोकी को हम आसानी से इसके ऊपर रब करवा सकें, और आसानी से जब जोकी को रब करवाएंगे तो अपने पास एग्जैक्ट रीडिंग आएगी और एग्जैक्ट नल पॉइंट आएगा, जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आके गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया है, जीरो डिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन ऑन मीटर ब्रिज। इससे बाहर आपके सीबीएसई लेवल के अंदर कोई भी क्वेश्चन अब तक नहीं पूछे गए हैं, ये सभी ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चंस हैं। आशा है आप सभी से इन सभी क्वेश्चंस को नोट कीजिए, ये बहुत आपके काम आएंगे और इन्हीं कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए। आप बुक्स के अंदर से और इन किसी भी बुक से, और आप इन नोट्स को अच्छे से बनाएं और अपनी तैयारी अच्छे से करें। इसके लिए हम अपने जो आज की क्लास है उसको समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।